कल भूकंप से थर्राए जापान में आज एक और हादसा हो गया। टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर एक विमान आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। इस दौरान विमान रनवे पर चल रहा था। और उससे आग की जबरदस्त लपटें उठ रही थीं। टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट से विमान हादसे की जो तस्वीरें आई वैसी शायद ही पहले कभी देखी गई हों। वहां एक यात्री विमान आग की गिरफ्त में रनवे पर दौड़ता दिख रहा था। विमान का आधा हिस्सा लपटों से घिरा था और ये आग तेजी से बाकी हिस्से में फैलती जा रही थी। ये हादसा उस वक्त हुआ जब जापान एयरलाइंस का ये विमान लैंडिंग कर रहा था और लैंडिंग के वक्त ही उसकी टक्कर कोस्ट गार्ड के विमान से हुई। टक्कर के बाद विमान में भीषण आग लग गई। कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता ने बताया कि जापान एयरलाइंस के विमान और कोस्ट गार्ड के MH722 एयरक्राफ्ट की टक्कर के बाद उसमें सवार 5 क्रू मेंबर की मौत हो गई। जापान के हानेडा एयरपोर्ट पर चलते विमान में आग लगते ही दहशत फैल गई। विमान जैसे ही रनवे पर रुका, वहां फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां पहुंची और विमान में सवार 379 यात्रियों की जान बाल बाल बची। क्योंकि जिस तरह विमान में आग लगी थी उसमें किसी का भी बचना नामुमकिन था। हानेडा एयरपोर्ट पर जिस विमान में आग लगी वो जापान एयरलाइंस का बड़ा विमान था जिसमें 379 यात्री सवार थे। रनवे पर रुकने तक आधे से ज्यादा विमान आग में जल चुका था और देखते ही देखते पूरा विमान धधकने लगा। आसमान में काफी दूर तक धुआं और लपटों से उठ रही रोशनी नजर आ रही थी। बिना देरी के वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उस पर पानी की इतनी बौछार भी नाकाफी साबित हो रही थी। पूरा विमान आग बुझने तक राख हो चुका था। गनीमत रही कि विमान के आग की गिरफ्त में आने से पहले ही क्रू मेंबर समेत सभी यात्रियों को आपातकालीन दरवाजे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हानेडा जापान के सबसे व्यस्त रहने वाले एयरपोर्ट्स में एक है और नए साल पर बड़ी तादाद में लोग यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में ये हादसा और भी भयावह हो सकता था। जापान के हानेडा एयरपोर्ट पर जला प्लेन अभी भी सुलग रहा है। आपको वहां की लाइव तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्लेन से धुआं निकल रहा है। आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन प्लेन के कुछ हिस्से अब भी सुलग रहे हैं और उनसे धुआं निकल रहा है। प्लेन के आसपास अब भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और कर्मचारी मौजूद हैं और आग पूरी तरह से बुझाने में जुटे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर अब भी विमान सुलग रहा है। दूसरी तस्वीर आप तब की देख रहे हैं जब यहां पर भीषण आग लगी हुई थी और फायर फाइटर्स लगातार मौके पर मौजूद थे। गनीमत ये रही कि इसमें जितने भी यात्री सवार थे उन्हें वक्त रहते बचा लिया गया। और देखिए, ये आग का गोला जलता हुआ आपको ये रनवे पे दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से इस विमान में आग लगी। लाख कोशिशें की गई कि जल्द से जल्द आग को बुझा लिया जाए, लेकिन पूरा विमान जल करके खाक हो चुका है। अब भी विमान सुलग रहा है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी स्कूल वैन में CCTV कैमरा लगाने का आदेश दिया है। परिवहन विभाग ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 3 महीने के अंदर कैमरे नहीं लगवाए गए तो कार्रवाई होगी। यूपी के बदायूं में देर रात प्रेमिका के घर जाकर उससे मिलना प्रेमी को भारी पड़ गया। लड़की के पिता ने फावड़े से काटकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं डबल मर्डर की इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। अमेठी में कोहरे की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया। एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कार सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि UCC का ड्राफ्ट तैयार है और इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। UCC लागू होते ही उत्तराखंड में 3 तलाक गैर कानूनी हो जाएगा। अपनी कूटनीति और बेबाक बयानों के लिए जाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन, पाकिस्तान और कनाडा के मुद्दे पर खुल करके बात की है। विदेश मंत्री ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को आतंकवादियों का सबसे बड़ा ठिकाना बताया और कहा कि पाकिस्तान लंबे समय तक आतंकवाद को ढाल बनाकर बातचीत की शर्त रखता था, लेकिन जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ेगा तब तक उससे बातचीत मुश्किल है। What Pakistan was trying to do, not now, but over multiple decades, was really to use cross-border terrorism to bring India to the table. Okay, that in essence was its core policy. We have made that irrelevant by not playing that game. भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी या नहीं और होगी तो कब होगी, इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत तो होगी लेकिन उसकी शर्तों पर नहीं। It's not a case that we will not deal with a neighbor. After all, at the end of the day, a neighbor is a neighbor. But it is that we will not deal, on the basis of terms that they set, where the practice of terrorism is deemed as legitimate and effective in order to bring it to the table.
एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के तौर पर अब तक पाकिस्तान नहीं जाने के सवाल का भी दो टूक जवाब दिया। I think that's partly because of how they reacted, after 2019. I think the way you're phrasing it is perhaps a bit too strong and doesn't quite capture what is the situation. राजनीतिक और आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के तमाम नेता आज भारत से बातचीत पर जोर दे रहे हैं, फिर चाहे वो इमरान खान हो या हाल ही में पाकिस्तान लौटे नवाज शरीफ। भारत की तरक्की से हैरान पाकिस्तान का हर नेता भारत से रिश्ते सुधारने की दुहाई दे रहा है, लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान के बाद चीन के साथ रिश्तों पर भी विदेश मंत्री ने अपनी बात रखी। इस दौरान बातचीत में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जिक्र आया। भारत और चीन के रिश्तों का जिक्र करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि शुरुआत में चीन ने भारत को कई धोखे दिए। विदेश मंत्री ने नरेंद्र मोदी सरकार की चीन नीति की तारीफ की और कहा कि बीते कुछ वर्षों में भारत ने हर मोर्चे पर चीन को करारा जवाब दिया है। बातचीत में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की चीन नीतियों की चर्चा उठी तो जयशंकर ने दलील दी कि सरदार पटेल की नीतियां ज्यादा व्यवहारिक थीं। I argue for dealing with China from a basis of realism, that strain of realism which I feel extends all the way from Sardar Patel to Narendra Modi. That is the strain of realism which I feel should allow us to have a certain approach. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट चीन को दिए जाने के मुद्दे पर भी विदेश मंत्री ने इशारों में नेहरू सरकार पर निशाना साधा। एस जयशंकर से बातचीत में खालिस्तानी आतंकवादियों और कनाडा के साथ बिगड़ते रिश्तों का मुद्दा भी उठा। विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा कि सियासी फायदे के लिए कनाडा की सरकार खालिस्तानियों को पाल पोस रही है, जो भविष्य में कनाडा के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। I think are damaging to the relationship, clearly not in India's interest, but I would argue not in Canada's interest either. But unfortunately, that is the state of their politics. विदेश मंत्री ने कहा कि आज की तारीख में तमाम खालिस्तानी कनाडा की राजनीति में शामिल हैं और इसी वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। In Canadian politics, these Khalistani forces have been given a lot of space and have been allowed to indulge in activities. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी किताब वाई भारत मैटर्स पर चर्चा के दौरान ये बातें कही। अपनी किताब में उन्होंने आज के भारत और दुनिया में उसकी बढ़ती धमक के बारे में लिखा है। और देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए साल 2023 रिकॉर्ड तोड़ बिक्री का साल रहा है। कारों की बिक्री ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पहली बार देश में कारों की बिक्री का आंकड़ा 40 लाख के पार चला गया। ऑटो इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में देश में 41,10,000 से ज्यादा कारें बिकी हैं, जबकि साल 2022 में 37,90,000 कारें बिकी थी। बाजार के जानकारों का कहना है कि अगर सेमीकंडक्टर की सप्लाई दुरुस्त रहती तो 2023 में कारों की बिक्री का आंकड़ा और बढ़ सकता था, क्योंकि अभी भी महिंद्रा, टाटा, मारुति सुजुकी, ह्युंडई और किया कंपनी की कारों की कई महीने लंबी वेटिंग चल रही है। कारों की बिक्री की खास बात यह रही कि 2023 में एसयूवी की डिमांड ज्यादा रही और बीते साल बिकने वाली कारों की औसत कीमत 11.5 लाख रुपए रही, जबकि साल 2022 में बिकने वाली कारों की औसत कीमत 10.5 लाख रुपए थी।